फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो टॉपिक था आपका इंग्लिश ग्रामर और उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं उसकी दूसरी वीडियो। वैसे इतना इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसने खोला है उसको मालूम है कि कौन सी वीडियो खोली है। ठीक है, अभी हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं और आगे जो भी टॉपिक है उन सब की बात करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं आपको पता है। आर्टिकल्स ए एन और दा होते हैं, भाई सबको मालूम है। ए और एन जो हैं वो हम यूज करते हैं इंडेफिनिटली। इंडेफिनिटली का मतलब जब हमें कोई चीज के बारे में ज्यादा परवाह नहीं है। जैसे भाई एक चेयर उठा लो, तो कोई भी चेयर हो सकती है ना, तो ए चेयर। ऐसे यूज होता है एन का। अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला हो भी, जब हम किसी जनरल वे में हम किसी चीज या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ए और एन को यूज करते हैं। जबकि हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं दा को। दा। ये जो चीजें हैं ए और एन, वो आपको पता चलेगा यूजेज कैसे होता है जब आपका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा हो। साउंड की बात कर रहा हूं, साउंड की। फोनेटिक्स कहते हैं इसे, फोनेटिक्स। इसमें सिलेबल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें आती हैं, पर ठीक है। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स। भाई अगर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है अम्ब्रेला, तो साउंड किसकी आ रही है? ए की साउंड आ रही है। ए क्या है? वोवेल है। तो उसके साथ क्या लगेगा? अम्ब्रेला के साथ लगेगा एन, एन अम्ब्रेला। समझे बात को? ऐसे ही अगर कॉन्सोनेंट की आवाज आए तो हम ए यूज करते हैं, अगर वोवेल की आवाज आए तो हम एन यूज करते हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और हम दा कब यूज करते हैं? दा मैंने बताया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा गहरे अक्षरों में इतिहास में लिख देते हैं इस बात को। ये जो पूरी चीज लिखी हुई है कि जो दा है वो यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल मतलब हर चीज के साथ जब हम उसे उसके इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। वेल इट इज सेटल्ड नाउ। आप देखें क्या है कि अभी तो आप ये बोल रहे हैं कि दा का ये यूजेज है, उसका ये यूजेज है, किसी चीज का ये यूजेज है। मैंने आपको कल भी ये बात बताई, पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि आपका जो यूजेज है वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अमेरिकन इतने महान लोग हैं, वो भाई वो प्रिपोजिशंस का यूज ही नहीं करते, मतलब वो प्रिपोजिशन बीच में खा जाते हैं, पर उनकी लैंग्वेज में ये सब जायज़ है। तो लैंग्वेज बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस देश में रह रहे हैं। ये टेंस वेंस के रूल्स तो सेम रहते हैं, बस मोस्टली जो प्रिपोजिशंस वगैरह रहती हैं, आर्टिकल्स वगैरह के यूज रहते हैं, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आपका मन है तो आप ए लगाइए या एन लगाइए, आप ये हो गई कि मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा कि वोवल साउंड में ला के ही रहूंगा, बोलो आप क्या कर लोगे। तो इंग्लिश में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो इंटरनेट है जो हम बोलते हैं उसे अमेरिकन बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट 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 इंटरनेट, हम बोलते हैं इंटरनेट, बोलते हैं इंटरनेट इंटरनेट। तो समझ रहे हो? तो थोड़ा सा कहने में डिफरेंस आ गया। अब इस शब्द की इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में। बेसिकली उसे स्ट्रिक्ट रिगरस ग्रामर तो नहीं कहेंगे, बट जो नियम होते हैं वो कुछ चेंज हो सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको और शब्दों से भी दे सकता हूँ, बट आई होप समझ में आ रही है। देखो मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन लिखते हैं हम। एजुकेशन अमेरिकन लैंग्वेज में एजुकेशन बोला जाता है जो हम बोलते हैं। ब्रिटिश लैंग्वेज में उसे एडुकेशन बोला जाता है। अब क्या करें भैया, डी साइलेंट रखें या डी को जी बोलते हैं, क्या करें? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक चीज बोल देते हैं कि जो लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज है वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। इंडिया में है आप डिसाइड बोलिए, ठीक है, और कोई कुछ और बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए। ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जजमेंटल हो जाते हैं इस बात पे, उनसे कहिए कि ठीक है भाई तुम हो लो जजमेंटल, हम तो हैं ऐसे, ठीक है। बात आती है टेंस की। टेंस हालत बहुत गंभीर हो रखी है आजकल, टेंस हालत है बच्चों की। तो टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वाला टेंस नहीं है, टाइम वाला टेंस है ये। एक सेंटेंस की फॉर्मेशन अगर आप इंग्लिश में देखें तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में
सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। बीच में यहाँ पर कुछ और चीज़ घुस सकती हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ आ सकती हैं, बट अभी हम जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ जाती है और भी चीज़ें। तो देखें आप, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ पर बात हो रही है। वर्ब क्या है? जो बात मतलब जो प्रोसेस हो रहा है, वर्क, वर्ब। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राहुल खाना खाता है। खाना क्या है? खाना पर काम हो रहा है। राहुल इज ईटिंग द फूड, तो फूड लास्ट में आया पर खाना बीच में आ रहा था। तो आप समझे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बीच में था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में है। आई होप इट मेक सेंस। अब क्या होता है कि अगर आप वर्ब की फॉर्म दूसरी दूसरी लगाते जाएंगे तो उससे टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ें बदलती जाती हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर आप यहाँ राइट लिख रहे हैं, यहाँ अगर आप रोट लिख रहे हैं, यहाँ पर आप अगर शेल राइट लिख रहे हैं, तो तीनों का मतलब अलग है। तो यही हमें टेंस सिखाते हैं कि वर्ब की किस फॉर्म के साथ या कौन से रूल्स का यूज़ करना है टू इंडिकेट डिफरेंट टाइम लाइन्स, आई गेस। ओके, टाइम लाइन्स बोल देते हैं। समझे आप? इसने बहुत अच्छे तरीके से, इतने भी अच्छे तरीके से नहीं, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, बट ठीक ठाक तरीके से समझा दिया है। 3 तरह के टेंसेस हैं, आप सबने पढ़ रखे हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आप प्रेजेंट के कुछ सेंटेंस देखिए, 4 तरीके के होते हैं सारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब टोटल 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई रीड अ बुक, जब हम किसी यूनिवर्सल फैक्ट्स वगैरह की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, अगर मैं किसी ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो कि अभी भी ऑन गोइंग है, तो उसके लिए मैं लगाता हूँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, एम आ गया जैसे यहाँ पे। अब हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती है, आपको जनरली आइडिया होता है, जैसे यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, तो आपको पता रहता है ये चीज़। हैव, जब आप कोई चीज़ कर चुके हैं तो आप बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से, मतलब अभी अभी करिए, आई हैव रेड अ बुक, ठीक है। और कोई चीज़ जो कि पास्ट में कंटिन्यूअस थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आप उसको दर्शाते हैं, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। वैसे हम इस चीज़ को सिंपल पास्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते थे, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये थोड़ा सा पहले का पास्ट है। मतलब जैसे मान लो मैंने कल एक काम किया था मैंने, और एक काम मैंने किया था 2 साल बाद, तो जो मैंने काम 2 साल बाद किया था उसे मैं पास्ट कंटिन्यूअस से दर्शाऊंगा, और जो काम मैंने कल किया था उसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से समझाऊंगा। ओके, समझ गए बात को? भाई चक्कर तो नहीं घूमना, मतलब चक्कर मत घूमना यार। अब बात समझते हैं। हाँ ठीक है, इन्हें प्रेजेंट वगैरह सब चीज़ बता दी। However, the word show the action is mentioned without anything, इनने बताया कि कैसे, इनने एक्सप्लेन करा बेसिकली, तो जो कि हम कर रहे थे। आप देखें पास्ट का, आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, भाई ये 3 इडियट्स का ऐसे शौक है, जब विंडो से जंप कर रहा है ये। सिंपल पास्ट में अगर कोई चीज़ आपको एज अ फैक्ट बतानी है, पास्ट में क्या करा है इन जनरल, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पास्ट में कोई चीज़ चल रही थी उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस से बोलते हैं। अगर पास्ट में कोई चीज़ चल रही थी, आपको कोई क्या कहते हैं, आपको एक तरीके से मैं बोलूँ विश, अगर आपको कि मैं यार काश ऐसा कर सकता, आई हैड जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, एक तरीके से डिज़ायर भी आपकी शो करता है, और एक तरीके से आपको थोड़ा पास्ट में जाने का भी यूज़ करता है। अब ये इसके बेटर नुआंसेस तो आपको तब समझ में आएंगे जब पूरे आधा घंटा इसी की बात हो, सिर्फ इसी पर्टिकुलर टेंस की, पास्ट परफेक्ट की। बट वॉट एवर, आई हैड बीन जंपिंग फ्रॉम द विंडो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब तो देखो, मैं खिड़कियों से कूदता रहता हूँ, बचा कैसे है फिर तो मतलब पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी उसको, अब मेरे को पता है आपको डाउट्स आएंगे, इसके बीच में, इसके बीच में, इस चीज़ के बीच में, और इस चीज़ के बीच में। तो इस चीज़ को हम देखते हैं बाई, मतलब अगर जब एंड में आएंगे ना,
तो इस चीज़ का एक गहरा एनालिसिस करेंगे, टेंसेस वेंसेस का गहराई से समझेंगे। अभी तो हम एक ओवरव्यू सा ले रहे हैं, समझिए बात को। तो अभी यहाँ मैंने बताया कि आपको इसमें डाउट्स होंगे, मुझे मालूम है ऐसे डाउट्स होंगे, बट लेट इट बी, लेट इट बी। आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों होता होगा। जरा थोड़ी क्या है ना, ग्रामर थोड़ी सी वैसी होती है, थोड़ी सी एक्सप्लिकेबल होती है। अगर मैं इन राइट वर्ड्स बोल रहा हूँ, एक्सप्लिकेबल, 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 ओके, सर्च दिस वर्ड। तो ऐसी होती है ग्रामर, इसलिए उसको थोड़ा सा आप सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही इन्हें बता दिए हैं फ्यूचर के, तो आप तुम्हें भी देख सकते हैं। चलो यार, नहीं तो फिर तुम कहोगे कि यार ये छुड़वा दिया। नहीं, मतलब खुद तो पढ़ेंगे नहीं। सिंपल फ्यूचर को देखो। जब आप किसी फ्यूचर के फैक्ट को सिंपली बताना चाहते हो तो आई शैल या विल, आई के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, ठीक है। आप आई के साथ शेल लगाएंगे तब भी सही है। इसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। आई शैल विल बी जंपिंग, मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूस से बता दिया। फ्यूचर में कोई चीज़ हो चुकेगी, मतलब हो जाएगी, डन हो जाएगी फ्यूचर में, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट से बता दिया। और फ्यूचर में वो चीज़ चल रही होगी थोड़े टाइम से, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके नुआंसेस आपको तभी समझ में आएंगे जब आधे घंटे इसी चीज़ पर बात होगी कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। वी आर skipping that for now because we have more topics to cover. Hence we may define tense as the form of verb which shows the time and the state of action or event. तो वो हमने पहले ही बता दिया। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। भाई आप जब लोगों से बात करते हैं तो आप बहुत तरीके की बात करते हैं। जैसे आप देखिए, कोई बात आप कर सकते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट, जैसे आप किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप एक स्टेटमेंट देते हैं, तो उन टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। जो आपको पहला दिख रहा है, मेक ए स्टेटमेंट। देखिए यहाँ गवर्नमेंट की कुछ बात कर रहा है, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। आप असर्ट करने हैं, विच मीन्स यू आर पॉइंटिंग आउट समथिंग। असर्ट का जो मतलब होता है पॉइंट आउट समथिंग। पोज अ क्वेश्चन, इंटेरोगेशन, मतलब इंटेरोगेटरी क्वेश्चन, किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटरी सेंटेंसेस। अगर आप कोई कमांड दे रहे हैं तो इसे आप इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इसमें लिखा नहीं है, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, पता होगा सबको। अगर आप किसी चीज़ की तरफ आश्चर्य दिखा रहे हैं तो उसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसमें एक टाइप जो बताया नहीं गया है, जो कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इन्हें बोलते हैं एम्फेटेटिक या एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये जो वर्ड है एम्फेटिक या एम्फेथेटिक होता है, इसका मतलब जो है वो होता है थोड़े से इमोशंस ऑफ एक्सट्रीमिटी, थोड़े से, इतनी भी एक्सट्रीमिटी नहीं पर थोड़ी सी एक्सट्रीमिटी। जैसे मैं बताता हूँ, आपने अपने भाई से कही पंखा चलाने की, तो उसने बोला कि पंखा चला दिया। फिर आपने दोबारा कही तो क्या बोलेगा, चला तो दिया ना, चला तो दिया ना। तो ये जो सेंटेंसेस है जिसमें आप थोड़ी सी एक्सट्रीम फॉर्म पे आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं एम्फेथेटिक सेंटेंसेस। जैसे आप बोलोगे, जैसे आई डिड स्विच्ड ऑन द फैन। तो आई डिड स्विच्ड ऑन द फैन। वैसे अगर आप नॉर्मल ग्रामर में देखो तो ये सेंटेंस कोई तुक नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ डिड आना नहीं चाहिए था। ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, इसके साथ डिड नहीं आना चाहिए था, बट ये एम्फेथेटिक सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे कुछ भी आ जाता है, मतलब कुछ भी तो नहीं आता, यही मतलब ये फॉर्म आ जाती है। व्हाटएवर, समझ गए आप। अब वही बच्चों वाली बात करेगा आपसे, तो बच्चों वाली बात को बच्चों की तरह पढ़िए बिल्कुल, कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बात हो रही है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचा हुआ वो प्रेडिकेट है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है ऑब्वियसली। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो भाई कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी हो सकता है विच, अबाउट, प्रेडिकेट, इज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के आगे क्या है, विच नाइदर हैज अ फाइनाइट वर्ब नॉर मेक्स एनी सेंस बाय सेल्फ। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई
तुक्का नहीं, कोई मतलब नहीं बनाता, और जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। वर्ब भी दो तरीके की होती है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी आप समझिए फाइनाइट वर्ब अगर नहीं हो तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज क्या क्या हो सकता है? फ्रेज एक नाउन भी हो सकता है, फ्रेज एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एक एडवर्बियल फ्रेज भी होता है। मतलब फ्रेज जो है वो उसके टाइप्स बताए जा रहे हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। जैसे आप इन एग्जाम्पल्स को देखें, राज इज अ वेल्दी मैन, राज इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। यहाँ पे जो वर्ड वेल्दी है वो क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। तो आप एक तरीके से समझिए इसमें यूँ कह रहा है कि ये जो इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, नाउन वगैरह, नाउन, एडवर्ब्स, ये अपने आप में फ्रेजेस हैं, और जब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनते हैं तब भी वो यही फ्रेजेस ही कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेट वेल्थ, तो ये यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्वालिटी बता रहा है, बट अपने आप में ये कोई बड़ा पार्ट ऑफ सेंटेंस है, तो इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। एडवर्ब फ्रेज क्या होती है? वो इसी की तरह, बट वो एडवर्ब है, वो वर्ब्स के लिए काम करती है। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, ही आंसर्ड रूडली, कैसे आंसर किया उसने? रूडली आंसर किया। ही आंसर इन अ वेरी रूड मैनर। इसमें बात सेम कही जा रही है, पर यहाँ पे हमने यूज किया है एडवर्ब, और यहाँ पे हमने यूज करी है एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज एक तरीके से समझ रहे हैं, एक तरीके से हमने एक वर्ड को लिया और उसको 4 वर्ड्स में बदल दिया, जिसका मीनिंग वही है। वेरी रूड मैनर और रूडली में अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है एटलीस्ट। सिंस द फ्रेज वेरी रूड मैनर डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, इट इज कॉल्ड द एडवर्ब ट्रायल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज भी कह देते हैं। नाउन फ्रेज, जो फ्रेज किसी सेंटेंस में नाउन का काम करती है उसे नाउन फ्रेज कहा जाएगा। माई डीमैट अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड, तो माई डीमैट अकाउंट यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। भाई अगर आपसे बोलेंगे कि मेरा जो अकाउंट है वो नाउन का काम कर रहा है, तो डीमैट क्या बोलेंगे? ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है और ये मतलब ये नाउन बना दिया हमने। माई डीमैट अकाउंट इज इन टोटल अ नाउन। ओके, होशियार बच्चे हैं। तो आपको समझ में आया? एक बार मैं रिकैप करना चाहूँगा बात का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी खोपड़ी थोड़ी घूम सी गई है। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ बात का, हमने बात क्या पढ़ी, और जल्दी से रिकैप करूँगा, आपको पकाऊंगा नहीं मैं। देखो हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन और द। जो आर्टिकल्स होते हैं अपने, वो उसमें ए एन इंडेफिनिट चीज़ के लिए होता है, जो द है वो डेफिनेट चीज़ के लिए होता है। ए तब लगता है जब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, एन तब लगता है जब वोवल की साउंड आ रही हो। वोवल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोवल की साउंड क्या है तब पता चलता है। फिर मैंने आपको बताया कि यूजेज डिपेंड करता है, मतलब कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, मतलब ग्रामर के रूल्स तो हम उन्हें नहीं कहते, बट वो रूल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कंट्री टू कंट्री या बोलने के तरीके पर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं। टेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, आपको सेंटेंसेस के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से सेंटेंस में चेंजेस करने इन द वर्ब टू मेक फुल सेंस, उन्हें बोलते हैं टेंसेस। टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन 3 टाइप्स के भी 4 सब टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो चारों टाइप्स हैं, ये चारों टाइप्स आपको डीपली स्टडी पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएंगे। मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया। क्या ओवरव्यू दिया अभी? ओवरव्यू ये था कि ये जो है बेसिकली जो सिंपल चीज़ होती है, सिंपल चीज़ यूज़ होती है सिंपल अपनी बातें करने के लिए। कंटिन्यूअस जब कोई चीज़ कंटिन्यूअस में चल रही हो, परफेक्ट जब कोई चीज़ जब खत्म हुई हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज़ पास्ट में जब चल रही थी। अब टाइम फ्रेम्स की वजह से अलग अलग टेंसेस में फ़र्क आया, नहीं तो हम एक ही में समराइज कर सकते थे। नाउ वी देन थॉट के सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन, मतलब कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे वो देखें हमने। एम्फेथेटिक और स्टेटमेंट बनाने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला, कमांड देने वाला, एक्सक्लेमेशन देने वाला। फिर हमने पता सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज वही क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेंस नहीं बनाते और जो कोई जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल देखा, देखे राज इज अ वेल्दी मैन। यहाँ पे क्या है, वेल्दी एक एडजेक्टिव है। अब इसी को हमने थोड़ा चौड़ा बना दिया, ग्रेट वेल्थ, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज।
यहाँ पर देखें आप रूडली, रूडली क्या है यहाँ पे, रूडली एक एडवर्ब है, इसको हमने चौड़ा बना दिया वेरी रूड मैनर, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो ये हो गया एक एडवर्बियल फ्रेज। नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, माई डीमेट अकाउंट हैज बीन क्लोज, तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, ये एक नाउन फ्रेज हो गया। टू विन अ प्राइज, तो आप समझ रहे हैं लंबे चौड़े वर्ड्स जो कि किसी एक फिगर ऑफ स्पीच नहीं बोलते, नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका काम कर रहा है। ओके, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन का काम कर रहा है। हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, ठीक है, क्लॉजेस और फ्रेजेस के बारे में हमने सिंपल देखा, फ्रेजेस के बारे में, क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस, ये अच्छी चीज़ है, सॉरी भाई, ये अच्छी चीज़ है। प्रीफिक्सेस मतलब क्या होता है ना, एक शब्द, इसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं। एक शब्द है वो होता है एक तो रूट वर्ड, भाई मैसेज बहुत आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आप में से कोई मुझे धमकी दे रहा होगी पढ़ा क्यों रहे हो चलो देखो, रूट वर्ड, और रूट वर्ड के आगे पीछे, आगे जो है उसे प्रीफिक्स बोल देना, पीछे जो है उसे सफिक्स बोल देना। आगे क्या क्या आता है, पीछे क्या क्या आता है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ड्राइवर, इसमें जो ई आर है, मतलब जो हम बोल सकते हैं आर जो है या ई आर जो भी, वो क्या है, वो एक सफिक्स है। तो ऐसे ही हम चीज़ों की बात करेंगे, जटिल मतलब छोटी छोटी चीज़ों की भी हम डिटेल में बात कर रहे होंगे यहाँ पे। टेंसेस की तो पर हमने इतनी डिटेल में बात नहीं की, वट एवर। तो इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।